Good morning, students. Welcome to Competition Guru online coaching classes. In today's class, we will discuss learning questions and answers. अगर लर्निंग टॉपिक की बात करें तो ये जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, चाहे फिर वो आपके टेट एग्ज़ाम हो, सी टेट हो गया या स्टेट टेट एग्ज़ाम हो गए. इसके अलावा टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि केवीएस, एनवीएस या अदर स्टेट एग्ज़ाम एसएससी हो गया. और समटाइम्स आपने देखा होगा जो यूजीसी नेट है उसमें भी लर्निंग टॉपिक रहता है, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए लर्निंग का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग, क्योंकि इन दोनों से ही मिल के जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म पूछे ही जाते हैं. तो इस वाली वीडियो में तो हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चंस एंड आंसर पे. जो डिफरेंट लर्निंग की थ्योरीज हैं, डेफिनेशंस हैं, वहाँ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो अगर आप लोगों ने अभी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है उसे भी ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने 2 पार्ट्स में जो डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज थी उनको डिस्कस किया है. ठीक है, तो अगर वो थ्योरीज आपको पता होंगी तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो. तो चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज लर्निंग, अधिगम किसे कहा जाता है? तो अगर इन जनरल सेंस में हम बात करें, हमारे बिहेवियर में जो मोडिफिकेशन, जो परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं ड्यू टू आर एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभवों की वजह से. और वो चेंजेस कैसे होंगे? स्थायी होंगे, परमानेंट होंगे या फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम होंगे. उसे हम किसका नाम दे देते हैं? लर्निंग का नाम दे देते हैं. है ना, याद आ गया होगा. उसके अलावा हमने डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करी थी, जैसे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी थी. डिफरेंट लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे थॉर्नडाइक ने. एंड उसके बाद आते हैं पैवलॉव, स्किनर, इन सब ने ही डिफरेंट एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे और तीनों को ही बिहेवियरिस्ट कहा जाता है. उसके बाद हमने वॉटसन के बारे में बात की थी जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म हैं. देन उसके बाद कोहलर, कर्ट कुफा, मैक्स वर्डमियर, इनके बारे में डिस्कस किया था. इनकी इनसाइड लर्निंग थ्योरी डिस्कस की थी. एंड उसके बाद जो बैंडूरा हैं या कर्ट हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था जो डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज थी. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको आने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो. और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर और टीचिंग एग्जाम. तो चलिए विदाउट एनी डिले आज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. ये जो अधिगम की प्रक्रिया है इसके अंतर्गत क्या होता है? फर्स्ट चीज, synthesis and organization of the old and new experiences resulting in a novel pattern. या फिर it includes all activities which leave permanent effect on the individual. थर्ड ऑप्शन है, in its simplest form learning mean acquisition, retention and modification of experience. And last one is all of this. तो क्या आंसर आएगा इसका? सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, या फिर मोडिफिकेशन, या फिर एक्वाजिशन, रिटेंशन. तो हमें आपको बताना है कि अधिगम प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आती है. तो सब कुछ ही होता है, सीखने की वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है. हम क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन का. ओके, और क्या किया जाता है? इसमें हम एक्वायर करते हैं अलग डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, अपने माइंड में स्टोर करते हैं, रिटेन करते हैं, और मोडिफिकेशन होती है हमारे में, है ना. तो राइट आंसर एग्जैक्टली दिस योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडिक्वेट. आपने लर्निंग की डेफिनेशंस बहुत सारी पढ़ी होंगी, या अलग अलग पर्सन लर्निंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे बतानी है मोस्ट एडिक्वेट, सबसे सही कौन सी है.
modification of behavior, development of skills, acquisition and organization of knowledge, all of these. तो अब खुद ही इसने पूछ लिया है कि मोस्ट एडिक्यूट, सबसे सही, तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, कोई एक ही होगी। और सबसे सही क्या है, जो जनरल फॉर्म में हम जब लर्निंग को डिफाइन करते हैं किस तरीके से करते हैं, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम किसका नाम दे देते हैं, अधिगम का नाम दे देते हैं। तो इन जनरल सेंस यही हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी या करेक्ट डेफिनेशन रहेगी। क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जो करेक्ट मैच नहीं होगा, डिफरेंट थ्योरिस्ट या साइकोलॉजिस्ट दे रखे हैं, उनकी थ्योरीज दे रखी है, तो आपको ये देखना है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, वो सही आंसर है, बट आपको बताना है नॉट करेक्टली मैच। जो गलत आंसर होगा वही यहाँ पे हमारी राइट आंसर होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फील्ड थ्योरी कर्ट लेविन ने दी है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी सीएल हल ने दी है, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी एडविन गुथर ने दी है, एंड सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, बेंडूरा ने दी। ठीक है, तो यहाँ पे बेंडूरा होना चाहिए था ऑप्शन में, बट लेव वाइगोस्की है। इन्होंने तो कौन सी थ्योरी दी थी, लेव वाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी, जो कैसी थ्योरी थी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, और बाकी सारी जो यहाँ पे हैं वो कैसी थ्योरी हैं, वो सारी लर्निंग थ्योरी है। तो बाकी सारे करेक्टली मैच हैं, सिर्फ यही गलत मैच है, तो राइट आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ये कैसी है, एपोलर, बाइपोलर, ट्राइपोलर या क्वाड्रिलेटरल। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसा माना जाता है, ट्राइपोलर प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, ट्राइपोलर कैसे, 3 पोल्स माने जाते हैं इसके। 3 पोल्स कौन कौन से हैं, एक पहला पोल आ गया टीचर, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टीचर है, वो चाहिए होता है आपको। सेकेंड आ जाता है स्टूडेंट। अब अगर किसी को आप पढ़ा रहे हो तो कोई पढ़ने वाला भी तो होगा, है ना, तभी एक पर्सन दूसरे को पढ़ा सकता है, जब पढ़ने वाला भी रहे, तो स्टूडेंट आ गया। और थर्ड चीज क्या आ जाती है, जो लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसमें सब कुछ ही आ जाएगा, आपके टीचिंग मेथड, स्ट्रैटेजीज, हर एक चीज। ये तीनों चीजें आती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है, एक के बिना भी दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्हें 3 पोल्स ऑफ लर्निंग या टीचिंग प्रोसेस भी बोला जाता है, टीचर, स्टूडेंट एंड इन्वायरमेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है, और इसे और क्या बोल सकते हो, वेरिएबल्स की फॉर्म में भी इसे आप बता सकते हो। ठीक है, तो टीचर आपका कौन सा वेरिएबल रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड आता है स्टूडेंट, ये क्योंकि डिपेंड है टीचर पे सीखने के लिए, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल। और थर्ड आ जाता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो भी चीजें आपको सीखने में हेल्प करती हैं वो आ जाएगा इंटरवेनिंग वेरिएबल में, तो इन्वायरमेंट में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें पूछ सकते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, केवीएस हो गया, और ये जो तरीका है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके जैसे पेडागोजिकल फॉर्म में जब क्वेश्चन या पेडागोजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो डिफरेंट चीजें हैं जो आप याद रख सकते हो, टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरमेंट, 3 पोल्स आएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a level of teaching, कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल या फिर डिस्टेंस लेवल। कौन सा नहीं है वो बताना है, मतलब 3 है, एक जो नहीं है वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन से रहेंगे।
तो चलो नहीं है अगर याद तो बना देते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे? एक लेवल था हमारे पास, या हायरार्की की फॉर्म में बनाते हैं, चलो इसे सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, हायरार्की कैसे बनती है? ऐसे पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। और जो पहला वाला लेवल होगा वो सबसे सिंपल वाला, और ऊपर वाला सबसे कॉम्प्लेक्स हो। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसके 3 लेवल्स आ जाते हैं। कौन कौन से? पहला आ जाता है, कौन सा लेवल आ गया, तो नेक्स्ट मिनट, हाँ, पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, और इसी सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले बच्चा मेमोरी लेवल को अचीव करता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल को, और देन फिर रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्सिव लेवल को अचीव करता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग या मेमोरी। तो ये तीनों तो लेवल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैं। जो डिस्टेंस लेवल है वो नहीं है, तो हमसे नॉट पूछा है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डिस्टेंस लेवल। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग। गैगने ने हायरार्की ऑफ लर्निंग दी थी, ठीक है, याद होगा। उन्होंने डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग दिए थे। टोटल कितने लेवल्स दिए हैं उन्होंने? 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग दिए थे, ठीक है। और उन्होंने भी ये लेवल्स कैसे दिए हैं? एक हायरार्की की फॉर्म में दिए थे, है ना, कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ही आपको चीज़ों को क्रॉस करना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हायरार्की क्या होता है। तो आपने 6 लेवल बताना है, तो याद है तो आप आंसर कर लोगे, अगर नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो चलो पहले लेवल की बात करते हैं। पहला लेवल कौन सा था? सिग्नल लर्निंग। सेकंड था स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। थर्ड लेवल का नाम था चेन या प्रोसेस प्रोसीजर लर्निंग। फोर्थ का नाम था वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। फिफ्थ था डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन लर्निंग। देन सिक्स्थ वन कौन सा था? कॉन्सेप्ट लर्निंग। सेवन था रूल या प्रिंसिपल लर्निंग। एंड लास्ट में जो अचीव होता है वो क्या है? आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग इन्होंने दे रखे थे, जो एक हायरार्की की फॉर्म में थे। मतलब जो पहला लेवल आता वो कौन सा आता? सिग्नल आता है, सो ऑन, ऊपर की तरफ टॉप मोस्ट लेवल रहता प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे पूछा है 6, तो 6 कौन सा है? कॉन्सेप्ट लर्निंग आपका आंसर है, तो राइट आंसर आ जाएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बाकी भी आपको पता चल गए होंगे अब कौन कौन से लेवल कहाँ कहाँ पे रहे। चलो, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या चीज इंक्लूड नहीं रहेगी? तो किसने दी है ऑब्जर्वेशन लर्निंग? ये सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए ही दूसरा नाम है। और किसने दी है? बेंडूरा ने दी थी ये थ्योरी, ठीक है। बेंडूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की थी। क्या बोला था कि बच्चा कैसे सीखता है? दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है, या नकल करके, इमिटेशन से सीखता है, ठीक है। तो इन्होंने डिफरेंट स्टेप्स या स्टेजेस दी थी कि कैसे कैसे आप सीखते हो। एक इन्होंने किसकी बात की? सबसे पहले आप क्या करते हो? अटेंड करते हो, अटेंशन देते हो चीज़ों की तरफ। उसके बाद क्या करते हो? रिटेन करते हो, माइंड में उस चीज़ को स्टोर कर लेते हो। थर्ड आप क्या करते हो? उसके बाद रिप्रोडक्शन, जैसा दूसरों को करते हुए देखा वो आप करोगे। और फोर्थ वन इज रीइंफोर्समेंट। ये जो रीइंफोर्समेंट मिलता है हमें कुछ करने के लिए, ये सीखने को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों की इन्होंने बात की है।
तो अब मोटिवेशन को रीइंफोर्समेंट बोल देते हैं, रिटेंशन की बात है, अटेंशन की बात है, मोमेंटम की बात नहीं हुई है, नॉट पूछा है, करेक्ट आंसर इज मोमेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज ड्यू टू, अधिगम वक्र में पठार किसके कारण होता है? पठार कैसा होता है? इस तरह, ठीक है, मतलब प्लेन सा एरिया। तो इंटरेस्ट के कारण, मोटिवेशन, फैटिग या मैच्योरेशन के कारण। तो लर्निंग कर्व में क्या आ जाएगा? प्लेट्यू या पठार। मतलब आप सीख रहे हो, ठीक है, इस तरह आप सीख रहे हो, जैसे नया आपको कुछ, आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग चीज आती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, सीखने में इंटरेस्ट है, ओके, या जब कोई मोटिवेट करता है तो आप क्या करते हो, आपका जो कर्व है सीखने का वैसे हाई जाता है। बट कई बार क्या होता है, जो थोड़ी देर बाद जैसे आप थक जाते हो तो वैसे ग्राफ डाउन होने लगता है। बट थोड़ा रेस्ट ले लेते हो या इंटरेस्टिंग चीज आती हो सकता है वो फिर से बढ़ने लगे या घट भी सकता है, कुछ भी हो सकती है आगे चीजें। हमें तो सिर्फ मतलब है यहाँ पे पठार प्लेट्यू से कि ये किसके कारण होता है। जब इंटरेस्ट हो आपका किसी चीज में तब होगा, या मोटिवेटेड होगे तब होगा, या थकान की वजह से होगा, या मैच्योरेशन पे। ऑब्वियसली थकान की वजह से, जब पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं तो उसके बाद हमें चीजें नहीं समझ आती, हम लर्न नहीं कर पाते हैं और एक कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाता है, ठीक है, हमारे दिमाग में चीजें नहीं जा रही होती, तो वो थकान के कारण हो सकता है। क्लियर? तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल लर्निंग इज एसोसिएटेड विद, जस्ट अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया किससे रिलेटेड है ये किसने बात की थी? गैगने ने बात की इसकी, सिग्नल लर्निंग की। और जो जब हमने थ्योरी की थी तब आपको बताया था जो सिग्नल लर्निंग है वो किससे रिलेटेड है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है या फिर पैवलॉव से रिलेटेड, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, कि आप क्या कर सकते हो, कुछ डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हो या एक स्टिमुलस को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स पाने के लिए, ठीक है। तो जो गैगने का ये लेवल था पहला वाला, वो इसी पे बेस्ड था, पैवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग पे। तो राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, लर्निंग पोइम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, सीखने के लिए हम पोइम्स का यूज करते हैं, छोटे बच्चों को जैसे सिखाना होता है ना, तो उनको एक लय में एक पोइम यूज करके बच्चों को सिखाया जाता है, चाहे वो काउंटिंग हो, अल्फाबेट्स हो, अलग अलग टेबल्स हो। क्यों? इससे क्या होता है, अब आपने ये बताना है ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का है, सीरियल लर्निंग का है, इनसाइड लर्निंग का है, या कोग्निटिव लर्निंग। तो पोइम्स कैसे होती है? सीरीज में होती है ना, या जैसे टेबल्स हैं, काउंटिंग है 1 2 3, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सीरियल लर्निंग, ये जो चीज है ये क्रम में होगी, ठीक है। तो पोइम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सीरियल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a core concept of Levin's area theory of learning? लेविन की जो एरिया थ्योरी है उस लर्निंग का, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या नहीं है? नॉट अगेन, डिफरेंशिएशन, लाइफ स्पैन, वेक्टर्स एंड ट्रैक्शन, या टोपोग्राफी। तो लाइफ स्पैन, वेक्टर्स एंड टोपोग्राफी ये सारे आ जाएंगे लेविन्स एरिया थ्योरी ऑफ लर्निंग के। जो डिफरेंशिएशन है वो इनकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसका आ जाता है? मेनली गैगने का आ जाता है। सो राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच ए पर्सन लर्न्स by observing the behavior of others and not by direct experience is called, दूसरों के को ऑब्जर्व करके, दूसरों का जो बिहेवियर है उनको ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है, ये किस में बात की गई है? ये सोशल लर्निंग में बात की है, वो बेंडूरा ने बात की थी। सो राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टीचिंग लर्निंग मॉडल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 E's इज, टीचिंग लर्निंग मॉडल में जो 5 ई है उनका सही करेक्ट सीक्वेंस बताना है। अब 5 ई के नाम आपको पता होने चाहिए, साथ में उनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। तो इस इन ऑप्शन में आप देख रहे हो कि इलेबोरेट, इंगेज, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, इवेलुएट, इन्हीं को आगे पीछे करके लिखा गया है, मतलब ये 5 ई आपको याद होने चाहिए। उसके बाद सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप क्या करते हो, चीज को इलेबोरेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, या इंगेज करते हो, क्या चीज करोगे आप? जैसे
क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाने जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इलैबोरेट करना शुरू कर दोगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे, या एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे, या इंगेज करेंगे, तो इंगेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंगेज वाला ऑप्शन वैसे कहीं है ही नहीं, तो वैसे उसी के बेसिस पे आप डी आंसर कर सकते हो, बट फिर भी सीक्वेंस तो कैसे हो सकता है, तो उसके बाद एक्सप्लोर करोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे, फिर इलैबोरेट करोगे, देन लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा या कहाँ पे कमी रह गई, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टार्ट स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहकारी शिक्षा, जिसे और किस नाम से जानते हैं हम, पर कोऑपरेटिव को कोलैबोरेटिव लर्निंग या टीचिंग के नाम से, जो ये कॉन्सेप्ट दिया था वाइगोत्स्की ने, इसके बारे में बात की थी। तो उसमें क्या होगा, कौन सीखता है, किस किस का ग्रुप बना दिया जाता है, स्टूडेंट्स ग्रुप बना दिए जाते हैं, किसके बीच में कोलैबोरेशन रहता है, स्टूडेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन रहता है, स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट क्या आ जाएगा इसमें, ऑब्वियसली स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट ये सब में है। नेक्स्ट क्या होगा, टीचर टीम या टीम टीचर, तो ऑब्वियसली टीचर का रोल नहीं, यहाँ पे बच्चों के ग्रुपिंग बना दिए तो टीम आ जाएगी, एंड उसके बाद अचीवमेंट डिवीजन आ जाएगा कि कितना अचीव किया। तो ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसमें डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं और ट्राई किया जाता है कि वो एक दूसरे को सिखा पाए जिससे उनका जेडपीडी अचीव हो पाए। तो करेक्ट आंसर स्टार्ट का आ जाएगा, स्टार्ट की फुल फॉर्म स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, emphasizes the role of previous learning experience in shaping behavior, व्यवहार को आकार देने में पिछले सीखने के अनुभवों की भूमिका पर बल देता है, ठीक है, कि हमारे हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं वो मैटर करते हैं। इस चीज की बात कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी करता है, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, इवैल्यूएशनरी साइकोलॉजी, या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो कौन सी चीज बात करती है पास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म बेसिकली किसकी बात करता है, नीड्स की बात करता है, बिहेवियरिज्म किसकी बात करता है, एक्सपीरियंस की बात करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिहेवियरिज्म, जो पुराने हमारे अनुभव हैं उनको इम्पोर्टेंस देता है जो स्कूल, वो है बिहेवियरिज्म, जिसके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, वॉटसन, ओके क्लियर। और क्लासिकल कंडीशनिंग तो इसी के अंडर आता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग इज टू बी अवेयर ऑफ सुनील तकवानीज गर्लफ्रेंड इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, अफेक्टिव लर्निंग, डायनेमिक लर्निंग, कोग्निटिव लर्निंग, या अडॉप्टिव लर्निंग। जब यहाँ पे सिंपली मतलब किसी पर्सन का एग्जाम्पल दिया गया है, जब वो उसे पता है अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके इंटरेस्ट और एटीट्यूड के बारे में, तो कैसी डोमेन में रहेगा, अफेक्टिव में, डायनेमिक में, कोग्निटिव में, या लर्निंग में। तो ये डोमेन में रहेगा कि उसे नॉलेज है, मतलब माइंड में स्टोर है चीज़ें, मेमोरी से रिलेटेड है, किसी भी तरह से मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, तो सी का करेक्ट आंसर आ जाएगा कोग्निटिव लर्निंग। नेक्स्ट आता है, हाउ मैनी आर द मेन रूल्स ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कुछ प्राइमरी रूल्स ऑफ लर्निंग दिए थे जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किए थे, और कुछ को सेकेंडरी बोल दिया जाता है, सेकेंडरी रूल्स ऑफ लर्निंग। वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 थे और ये 5 थे, तो यहाँ पे मेन रूल्स के बारे में पूछा है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। कौन कौन से थे, पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड था लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेन रूल्स ऑफ लर्निंग हैव इन मेन रूल्स, वही अगेन सेम क्वेश्चन है, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी है, ट्राइपोलर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल, क्रिएटिव, या परसेप्चुअल। तो
पहले तो आप किसी चीज़ के बारे में अपनी एक अवधारणा बनाते हो, परसेप्शन बनाते हो, ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग आ जाएगी, क्योंकि लॉजिकली सोच पाना, अमूर्त सोच या रचन क्रिएट कर पाना कुछ, ये उसके बाद ही अचीव होंगे जब आपकी पहले किसी चीज़ के बारे में आपको पता होगा और उसके बारे में कुछ आपकी परसेप्शन हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, परसेप्चुअल थिंकिंग। नेक्स्ट आता है थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन, किसके बीच में कोलैबोरेशन होता है थिंकिंग में, चिंतन में, लिंग्विस्टिक एंड सिमेंटिक, लिंग्विस्टिक एंड वर्बल, सिमेंटिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक, या लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। तो जब हम सोचते हैं माइंड में, हम कुछ लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज जो आप जानते हो उसी लैंग्वेज का यूज़ करके आप सोचते हो ना कि मैं ये करूँगा, ये चीज़ ऐसे होगी, माइंड में जो आप चीज़ें सोचते हो, ठीक है। तो उसमें लैंग्वेज का यूज़ भी करते हो, और जो डिफरेंट आपके थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, उन्हें नॉन लिंग्विस्टिक बोल देंगे। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर सिक्स थिंकिंग हैट्स मेथड इंट्रोड्यूस, किस ईयर में सिक्स थिंकिंग हैड का मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था? 1986 में। ये वाला चलो अभी हमने टॉपिक नहीं किया है, तो जब हम करेंगे उसमें डिफरेंट थिंकिंग हैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे वाइट, रेड, ग्रीन, ये सारी हैट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मतलब इन डिफरेंट जो हैट्स होती हैं थिंकिंग की, उसमें कैसा आपका चिंतन है उसके बारे में अलग अलग कलर अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। तो ये जब हम टॉपिक करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, जो बालकों में अधिगम है वो कैसा होता है? बाय मेमोराइजिंग नॉलेज, बाय रीडिंग द टेक्स्ट बुक, बाय द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बाय द टीचर, टेक्स प्लेस बाय डूइंग एक्शन। बताओ बच्चों में जो लर्निंग है वो कैसे होती होगी, कैसे सीखते हैं बच्चा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है पर्टिकुलरली, तो जिस भी पेपर में पीआरटी में पूछा तो अलग तरीके से आंसर कर सकते हो, टीजीटी में पूछा तो अलग, पीजीटी में पूछा तो अलग तरीके से, ठीक है, क्योंकि जिस लेवल का बच्चा होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं रहेगा, बच्चा याद भी करता है, मेमोराइज भी करता है चीज़ों को, टेक्स्ट बुक भी रीड करता है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज भी होता है बाय टीचर, एंड बच्चा एक्शन भी करता है। तो बालक वर्ड यूज किया है, ये चिल्ड्रन वर्ड, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा छोटा है, ठीक है, चाइल्डहुड पीरियड में। तो चाइल्डहुड पीरियड में बच्चा कैसे सीखता है? क्रिया करके, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, और बाकियों के कंपैरिजन में यही पॉजिटिव टाइप ऑफ आंसर है, इसीलिए हमने ये आंसर चूज कर लिया, ठीक है। बाकी वर्ड्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव वर्ड्स जैसे मेमोराइजेशन या रीड करना ओनली टेक्स्ट बुक को, या टीचर्स के द्वारा बताना, थोड़ी नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से बच्चा तब सीख सकता है जब एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट हो, बच्चा खुद से चीज़ों को करके देखे, ना कि टेक्स्ट बुक से मेमोराइज करके बच्चा लर्न करे, ठीक है। तो उस बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव निकाल के हमने आंसर कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स, जो डिफरेंट लर्निंग कर्व्स हैं उनके क्या क्या टाइप होते हैं? तो ये 4 टाइप आ जाएंगे कि कभी ये इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी प्लेट्यू की फॉर्म में हो जाता है। तो डिफरेंट जो टाइप ऑफ लर्निंग कर्व्स आ जाएंगे वो 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट है द मेन बेसिस ऑफ लर्निंग फॉर द लर्नर इज, मेन बेसिस ऑफ लर्निंग क्या है लर्नर के लिए? मेच्योरिटी है, फिजिकल डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल है, या नन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो मेन बेसिस बताओ क्या होगा बच्चे के लिए? उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगा, या स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल होगा, या मैच्योरिटी होगा, या नन ऑफ दिस। तो अगर कोई बच्चा फिजिकली डेवलप नहीं भी होता अच्छे तरीके से तब भी वो लर्न करता है, स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा भी हो फिर भी बच्चा लर्न कर लेता है। बट पर्टिकुलर कोई चीज़ सीखने के लिए बच्चे को उतना मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप अभी 6 मंथ का बच्चा और उसे पढ़ाना शुरू कर दो, पॉसिबल ही नहीं, अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में ये डिफरेंस आ सकता है कि फिजिकली डेवलपमेंट हर एक पर्सन की अलग अलग हो सकती है, और ज़रूरी नहीं कि वो फुली अभी फिजिकल डेवलप नहीं हुआ है, कोई उसमें डिसेबिलिटी हो सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी, तब भी वो लर्न कर लेती, इसलिए हमने ये ऑप्शन चूज नहीं किया, ठीक है। बट मैच्योरिटी तो हर किसी में आती है, तो वो आंसर हमने करेक्ट मान लिया कि मेन बेसिस ऑफ लर्निंग जो लर्नर के लिए है वो कौन सा रहने वाला है? ए रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस लर्निंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय, किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है?
मोटिवेशन से, इंटरेस्ट से, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से या फिजिकल स्ट्रक्चर से? क्या चीज है जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, मोस्ट अफेक्टिव होगा जो, ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड बाय, तो किस चीज से होने वाली है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट, मतलब सबसे अफेक्ट होती है जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जिससे प्रभावित होगी, वो आंसर कर दो। मोटिवेशन से प्रभावित होगी, बिल्कुल होगी, इंटरेस्ट से होगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से होगी, फिजिकल स्ट्रक्चर से होगी। पर चलो इसको साइड कर देते हैं, इसका इतना असर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है बट बाकियों के कंपैरिजन में कम। अब जो बौद्धिक योग्यता है बच्चे की, वो लर्निंग में परफेक्ट करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है। बट मान लो अगर कोई बहुत हायर आईक्यू वाला बच्चा है, ठीक है, और बट कोई दूसरा पर्सन, चाहे वो टीचर हो, फ्रेंड हो, उसका फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, उसे डीमोटिवेट कर रहा है कि यार तेरे से नहीं हो सकता, कंटिन्यूसली उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, तो वो कर पाएगा क्या कोई चीज़, नया कुछ क्रिएट कर पाएगा या नया सीख पाएगा? आप खुद पे ये चीज़ लेके सोच सकते हो कि अगर कोई कंटिन्यूसली एक आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट दे, डीमोटिवेट करे, तो आप सीख सकते हो या नया कुछ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर फिर मोस्ट अफेक्टेड बाय हम ले लेते हैं मोटिवेशन को, आज कंपेरिजन टू जो बाकी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये ज़्यादा प्रभावित करेगा। नेक्स्ट आता है द मेन लॉ ऑफ थॉर्नडाइक्स लर्निंग इज, थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज है, ऑल ऑफ द अब डी। नेक्स्ट, व्हाट डिड डेवी कंसीडर द बेसिस ऑफ एक्शन, सोल, इंटेलिजेंस या सेंसेस? किसको डेवी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, ठीक है, सोचो और बताओ। डेवी ने क्या बोला था कि जो लर्नर है वो एक्टिव रोल में होता है, वो ऑलरेडी जब स्कूल में एंटर करता है बहुत सारी चीज़ें सीख के आता है, ठीक है, और वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, और वो अच्छे तरीके से बच्चा तब सीख पाएगा जब उसे एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट दिया जाए और खुद से बच्चा चीज़ों को करके देख सके। मेन जो बेसिस आ जाएगा वो आ जाएगा एक्शन। नेक्स्ट है वो, ऑन व्हाट डिड स्किनर डू द एक्सपेरिमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग? किस पे स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था? कैट पे, माउस पे या डॉग पे, मंकी पे? तो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? माउस पे, रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। कैट पे किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। और डॉग पे किसने किया था? पेवलोव ने किया था। और मंकी या एप्स पे किसने किया था? कोहलर ने किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एक बार बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करो एंड आंसर करो। लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज इक्वालिटी इन लर्नर्स में, जेंडर्स में, एज ग्रुप में या एक्शंस में? किस में इक्वालिटी होगी तब बच्चा सीख पाता है? तो जेंडर अलग अलग होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट हाँ आपने देखा होगा ना कि 6 ईयर या 5 ईयर का बच्चा वो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, नेक्स्ट 2 साल 7 ईयर का है तो सेकेंड क्लास में होना चाहिए, सो ऑन। तो जो एज ग्रुप है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, बाकी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू, क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है? मॉडलिंग से, इमिटेशन से, कन्वर्जेंट थिंकिंग से या डाइवर्जेंट? तो क्रिएटिविटी का मतलब हुआ जब किसी चीज के बारे में जो बच्चा है या पर्सन है वो डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग तरीके से सोच पाए, ठीक है, उसे हम नाम दे देते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग का। अब सारी चिंतन, ठीक है, जैसे बच्चे के सामने कोई या पर्सन के सामने कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ एक ऑब्वियस जो तरीका है उसको सॉल्व करने का, सिर्फ उसी से सॉल्व नहीं करता, अलग अलग तरीके से सोचता है कि ऐसे भी सॉल्व हो सकती है, शायद ऐसे भी, और अल्टीमेटली एक सही कंक्लूजन तक भी पहुंच जाता है, उसे हम नाम दे देते हैं डाइवर्जेंट थिंकर्स का, ठीक है। तो ये जो क्रिएटिविटी है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ लर्निंग? प्रोफेशनल, एम्पिरिकल, अफेक्टिव या फिर स्पिरिचुअल? कौन सा एरिया ऑफ लर्निंग है? व्यावसायिक, अनुभविक या फिर भावात्मक या फिर अध्यात्मिक, ठीक है। तो लर्निंग के बारे में हमने क्या बोला कि कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होगी, अनुभवों से सीखते हैं, बाकी सारे भी आ सकते हैं। तो राइट आंसर बट यहाँ पे एम्पेरिकल होगा।
ठीक है। बाकी भी वैसे डोमेन्स आ जाती हैं, बट टेक्सोनॉमी की डोमेन्स आ जाती हैं बाकी। नेक्स्ट आता है द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, जो व्यवहार का पहलू है वो किस में आता है? अफेक्टिव डोमेन, कोग्निटिव, साइकोलॉजिकल या कोग्निटिव? तो आप क्या करते हो, कैसा व्यवहार है आपका, ये किस डोमेन में रहने वाला है? बताओ, अफेक्टिव में, कोग्निटिव में, साइकोलॉजिकल में या कोग्निटिव में? तो वैसे तो जो डिफरेंट डोमेन्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? कोग्निटिव आएगी, अफेक्टिव आएगी और साइकोमोटर या कोग्निटिव आएगी। ठीक है। तो जो व्यवहार का पहलू है, जो मतलब हम करते हैं, कैसा बिहेवियर हम शो करते हैं, ओके, वो किस में आने वाला है? तो अगर हम डिफरेंट डोमेन्स की बात कर लेना, तो पहला जैसे है कोग्निटिव, तो कोग्निटिव रिलेटेड है मेंटल एक्टिविटीज से। ठीक है। डिफरेंट जो चीज़ें आप सोचते हो, रिमेंबर करते हो, रिकॉल करते हो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर सेकेंड वाला अफेक्टिव आता है, वो किससे रिलेटेड आता है? आपके हर्ट, आपकी फीलिंग से रिलेटेड आता है। ठीक है। और थर्ड आता है फिर हमारी मसल से या बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे वैसे अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। बट हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो मतलब आपकी किसी सोच, किसी चीज़ के लिए आपकी कैसी सोच है, ठीक है, आप इमोशनली किस तरीके से कनेक्टेड हो उस चीज़ के साथ, तो फिर वो उसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन। ठीक है। जैसे अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके लिए अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस, अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, अलग इमोशंस हो सकते हैं आपके, और उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हो। जैसे कि कुछ लोग हैं किसी पॉलिटिशियन पार्टी को मानते हो, तो वो सही है या गलत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं जब उसको लेके डिबेट होता है। ठीक है। तो वो अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड हो, फिर वो वैसा ही व्यवहार शो करेंगे कि लड़ने लग जाएंगे, या जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो शांत बैठ जाएगा, जो भी आपकी वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द करेक्ट नेचर ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की सही प्रकृति को दर्शाता है? पहला, लर्निंग इज प्रोसेस, लर्निंग इज प्रोडक्ट, लर्निंग इज समटाइम प्रोडक्ट एंड समटाइम प्रोसेस, लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो बताओ, लर्निंग क्या है? क्या एक प्रक्रिया है या उत्पाद है सिर्फ, या दोनों है? ठीक है। या कभी ये प्रोडक्ट बन जाता है, कभी ये प्रोसेस बन जाती है। तो लर्निंग क्या है? एक प्रक्रिया है। स्टार्टिंग में जब हमने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी लर्निंग की, तब हमने बात की थी कि लर्निंग इज द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नॉट असिस्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किसकी सहायता से नहीं होता? मेंटल डिसिप्लिन से, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट से, आइडेंटिकल एलिमेंट से, या फिर मीनिंगफुल जनरलाइजेशन से? किससे नहीं होता है वो आपने बताना है। ठीक है। तो असिस्ट इन फॉलोइंग प्रिंसिपल डज नॉट असिस्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मेंटल डिसिप्लिन चाहिए आपको, पहचान संबंधी तत्व भी चाहिए, डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओ, और मीनिंगफुल जनरलाइजेशन भी चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, से ट्रांसफर और ऑफ लर्निंग को ये असिस्ट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या सोचते हैं कि जो लर्निंग है वो कैसे होती है? बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद से करता है बिकॉज वो एबल है, उसे अडल्ट टीचर्स की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेगा वैसे वैसे वो सीख जाएगा। तो ऐसा देखो किस ऑप्शन में है और आंसर करो फटाफट से। बताओ, इज नॉट पूछा है और आपसे नहीं है जो वो बताना है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जैसे हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, जो प्याजे भी हैं, वाइगोस्की भी हैं, ब्रूनर भी हैं, ये कैसी बात करते हैं? कोई सोशल इंटरेक्शन की बात करता है, कोई इन्वायरमेंट की बात करता है। ठीक है। एक्टिव प्रोसेस है, ये तो सबके अकॉर्डिंग ही होगा। सोशल एक्टिविटी है स्पेशली, जैसे वाइगोस्की ने बोला है। अब बताओ, इंस्टेंटेनियस या कंटेक्चुअल? जो नहीं ये बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, बताओ किसके अकॉर्डिंग होना?
तो कंटेक्चुअल के बारे में तो फील्ड थ्योरी में बात की थी, जैसे कर्ट लेविन ने की थी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट इस बारे में बात नहीं करते हैं, तो लर्निंग इज कंटेक्चुअल, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, सॉरी, कंटेक्चुअल है ये, तो मतलब जैसा आपका इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एक भी ऑप्शन बचा इंस्टेंटेनियस, ये इस बारे में कुछ भी नहीं इन्होंने बोला, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, लर्निंग इज इंस्टेंटेनियस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following main activity is the characteristic of cognitive principle of learning? cognitive किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, तो रिकॉलिंग एंड लर्निंग, थिंकिंग एंड लर्निंग, टेकिंग एंड लर्निंग, कंडीशनिंग एंड लर्निंग। मेन एक्टिविटी क्या है कोग्निटिव प्रिंसिपल की, ठीक है, क्या चीज आप करते हो माइंड का यूज करके, थिंकिंग एंड लर्निंग, सोचना, मेन एक्टिविटी, रिकॉल भी इसी में आएगा बट मेन एक्टिविटी पूछा है तो थिंकिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लर्निंग, जो लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है, लर्नर, लर्नर एक्सपीरियंस, ह्यूमन एंड मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज या एमलेसनेस। तो अगर एमलेस हो क्या पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना, तो ये तो प्रभावित करता है। ह्यूमन एंड मटेरियलिस्टिक सोर्सेज, जो मानव और भौतिक संसाधन है वो प्रभावित करते हैं, या फिर लर्नर अफेक्ट करता है लर्निंग को, या लर्नर के जो एक्सपीरियंस है वो अफेक्ट करते हैं। क्या आपका आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लर्निंग, जो लर्निंग को अफेक्ट नहीं करते। तो वैसे तो इसमें देखा जाए जो ऑप्शन दे रखी हैं इसमें सारी ऑप्शन ऐसी दे रखी हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ओके। तो लर्नर कैसा है, मतलब उसका एटीट्यूड, उसके इंटरेस्ट क्या है ना, एज क्या है, ऑब्वियसली लर्निंग को प्रभावित करेगा, तो ये तो सही है, ठीक है, ये तो करेक्ट है, लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। लर्नर का जो एक्सपीरियंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन एंड मटेरियलिस्टिक सोर्सेज जैसे डिफरेंट टीचर्स आगे, उसके पीयर ग्रुप आगे, ये भी अफेक्ट करेंगे, ये भी सही है। एमलेसनेस, व्यर्थता, ये भी ऑब्वियसली अगर वो एमलेस है, वो उसका एम मतलब उसने डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्यों लर्न कर रहा हूँ, तो ये भी प्रभावित करेगा। तो इसमें तो आंसर कुछ ऐसे होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये आंसर सही होना चाहिए क्योंकि सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, बट फिर भी क्योंकि अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, उसमें ऐसी कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखी है, आपको एक तो ऑप्शन चूज करनी है ना, तो कौन सा चूज करोगे वो आप ऐसे देख सकते हो कि फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर चूज कर लेना है। तो लर्नर ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ वाले लोग कैसे हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर चलो एमलेसनेस को ही ले लेते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने एम भी नहीं होता बट टीचर हमें बोलता है ये कर लो, पेरेंट्स हमें बोलते हैं इस तरह कर लो, तब भी हम कर लेते हैं और लर्न करते हैं हम, ठीक है। तो राइट आंसर फिर फोर्थ ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आप ध्यान रखना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जब आंसर आपको लग रहे हो कि सारे गलत हैं सारे सही हैं, तो फिर जो सबसे कम गलत या सबसे ज़्यादा सही लगे वो चूज कर लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दे रखी है, स्किनर ने दी थी, बीएफ स्किनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, रैट पे। थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट्स से प्रभावित थे, मतलब इनकी जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, रिवॉर्ड्स पे एंड पनिशमेंट पे, या इसके लिए इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया था, रीइंफोर्समेंट वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। मेन फैक्टर तो आपको बताना है अब इसमें, शेपिंग, रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन या स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो किस पे बेस्ड है ये, रीइंफोर्समेंट पे, तो मेन फैक्टर भी यही रहने वाला है, रीइंफोर्समेंट। इन्होंने बोला था कि बच्चे को आप अगर रीइंफोर्स करते हो, जैसे रैड पे एक्सपेरिमेंट किया, तो जब जब रैड उस स्विच पे पैर रखता था एज ए रिवॉर्ड उसके बॉक्स में फूड रिलीज किया जाता था, और बार बार फिर वो उस रिवॉर्ड को पाने के लिए, रीइंफोर्समेंट को पाने के लिए उस स्विच को प्रेस करता था। तो इनका जो मेन फैक्टर था वो यही था, रीइंफोर्समेंट, जिसमें इन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लर्नर। अच्छे लर्नर की प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, विल पावर, अटेंशन, एकेडमिक एबिलिटी या फिर मैच्योरिटी, क्या चीज होगी, इज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
सबसे जो मुख्य होगा सिद्धांत, वो कौन सा होगा? बताओ। आप लर्नर हो, ठीक है, आपके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? विल पावर है आप में, सीखने की इच्छा शक्ति है, या आप अटेंड करते हो, या एकेडमिक एबिलिटी है, मैच्योरिटी। तो कोई ना, नहीं भी है तब भी आप सीख जाओगे। मैच्योरिटी नहीं है, जैसे आप 5 साल का बच्चा भी सीखता है, 2 साल का भी सीखता ही है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग चीजें सीखता है वो। दो बच गए, विल पावर और अटेंशन। अब कौन सा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आंसर कर दो। विल पावर भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, बट मेन आपको सीखने के लिए क्या चाहिए होती है? अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप चीजों पर ध्यान ही नहीं दोगे तो सीख नहीं पाओगे। नेक्स्ट आता है मेन प्रोपाउंडर्स ऑफ गेस्टॉल थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टॉल साइकोलॉजी के बारे में, गेस्टॉल साइकोलॉजी स्कूल के बारे में हमने बात की थी जब कोहलर की इनसाइड लर्निंग थ्योरी बात की थी। तो कौन है? वर्टमेयर, कुप्पा एंड कोहलर हैं, या थॉर्नडाइक साथ में ले लिया इन्होंने, इसमें फ्राइड ले लिया, इसमें भी फ्राइड ले लिया। तो राइट आंसर ये तीनों थे, वर्टमेयर, कुप्पा एंड कोहलर। ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस क्लास में ये चीज बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज। कौन सी थ्योरी है जब सडनली, एकदम से, मतलब जैसे हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम होती है और एकदम से हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है कि अच्छा इसका तो ये सोल्यूशन होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है कि लर्निंग ऐसे होती है। कॉन्टिग्यूटी थ्योरी में, कंडीशनिंग में, ऑपरेंट में, या इनसाइड लर्निंग थ्योरी में ये बात बोली गई है? आंसर करो। तो एकदम से हमारे माइंड में जब क्लिक करती है चीज, वो किसकी वजह से? हमारी सूझबूझ की वजह से होता है। डी, जो कोहलर ने बात की थी। जैसे कोहलर के जो चिंपैंजी थे, सुल्तान था जिसमें मेनली, उसके माइंड में आइडिया आता है कि अच्छा बॉक्स का यूज करता हूँ या स्टिक्स का यूज करता हूँ, सो ऑन। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन इज रिजल्ट ऑफ। एक्सटिंक्शन जो विलुप्ति है वो किसका परिणाम है? इम्बिशन का, इनहिबिशन का, लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट का, टेंशन का, या रिप्रेशन का? तो इसमें बात की गई थी कि अगर आप एक कंडीशनल स्टिमुलस लगा देते हो और उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो यहाँ पे फूड था, ठीक है, और बेल थी, पैवलॉव की थ्योरी में रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तो जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आपको ये प्रेजेंट करना ही है, अदरवाइज जो रिस्पॉन्स है उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, विलुप्ति हो जाएगी। तो फूड नहीं मिला, वही रीइंफोर्समेंट है, तो लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट के कारण वो रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट था, क्वेश्चन है द स्टडी मटेरियल ऑफ एडोलसेंस ड्यू टू क्रिटिकल स्टेज शुड बी। किशोरावस्था की अध्ययन सामग्री गंभीर अवस्था के कारण होनी चाहिए। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, रिलेटेड विद बॉडी एंड माइंड। किससे रिलेटेड होनी चाहिए? क्योंकि स्पेशली एडोलसेंट वर्ड यूज किया है, तो ये कैसा है? ट्रांजिशन पीरियड है, जहाँ से बच्चा पहले चाइल्ड था, अब वो क्या बन जाएगा? इसके बाद अडल्ट बन जाएगा, तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जो उसे समझ नहीं आ पाते, जिसकी वजह से उसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ना टेक्स्ट बुक्स, ना लोग उससे, जो टीचर है वो बता रहे हैं क्लियरली, ना पेरेंट्स। तो ये रिलेटेड विद बॉडी एंड माइंड होना चाहिए कि बच्चा रिलेट कर पाए फिर चीज़ों की, अच्छा ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसा ही सबके साथ होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट। लर्निंग किसके बिना नहीं हो सकती है? ठीक है, मोटिवेशन के बिना ये होना पॉसिबल नहीं है, या फिर नेक्स्ट है टीचर के बिना, टेक्स्ट बुक्स के बिना, या नेक्स्ट आ जाता है गाइडेंस के बिना। कैसे नहीं हो सकती? इज नॉट पॉसिबल विदाउट। तो लर्निंग के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, टीचर भी चाहिए, टेक्स्ट बुक भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए होती है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या चाहिए होता है आपको, वो बताओ। ठीक है, तो जब हमने अगेन डिफरेंट, जब हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक नेचर की बात करते हैं, तो लर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए होती है? गाइडेंस चाहिए होती है, टेक्स्ट बुक्स भी चाहिए होती है, टीचर भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए। बट अब यहाँ पे हम फॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग की बात कर लेते हैं, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस की। तो तब अगर नहीं हो सकती जब तक कोई सिखाने वाला ना हो सामने, ठीक है, या अलग अलग चीज़ें आप एक्सपीरियंस ना करो। तो अगर एक्सपीरियंस कुछ होता, तो इन्वायरमेंट होता, तो वो आंसर कर लेते, बट वो नहीं है, तो चलो टेक्स्ट बुक नहीं है,
गाइडेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो टीचर तो होना चाहिए ना, वो होगा तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। तो मतलब जो हमने स्टार्टिंग में आंसर किया था, ट्राइपोलर प्रोसेस है कि लर्निंग के लिए, सीखने के लिए या पढ़ाने के लिए आपको टीचर चाहिए, लर्नर चाहिए और एनवायरनमेंट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर कर दिया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल टीचिंग। अगर आप रचनावादी सिद्धांत को मानते हो तो वो किसको बात करते थे कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है जैसे जैसे वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे। तो लर्निंग बाय डूइंग होगा, लिसनिंग टू द टीचर होगा, रिपीटिंग द कंटेंट होगा, या रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट होगा। तो ये होगा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से करके देखेगा तो सीख जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका आपका कैसा है, रचनावादी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब पिछले क्वेश्चन में आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं आंसर करना है, आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी ऑफ स्कूल के अकॉर्डिंग आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 लर्निंग इटसेल्फ इज, लर्निंग क्या है? एक्टिव एक्टिविटी है, ओनली मेंटल डेवलपमेंट है, एन एक्टिव एंड सोशल एक्टिविटी है, या एन एक्टिव एंड कोग्निटिव एक्टिविटी है? एनसीएफ 2005 ने क्या बोला कि जो लर्निंग है वो कैसी प्रोसेस है, कैसी एक्टिविटी है? तो अगेन आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं आंसर करना, आपने एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो जो 2005 में आया था, उससे इससे पहले भी आ चुके थे, ये फोर्थ वन था, बट इसी से यही आपका मेन है और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर आपको ये याद रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है कि लर्निंग क्या है, एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस है, ये एनसीएफ 2005 ने बोला। तो आपको ये मेनली इनके अकॉर्डिंग याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर कर दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेन प्रोपाउंडर्स ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेजर द डिग्री ऑफ लर्निंग दैट हैज taken place after a person has been exposed to a specific learning experience, which test is appropriate? किसी व्यक्ति के विशिष्ट सीखने के अनुभव के सामने आने के बाद सीखने की डिग्री को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उचित है? अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या टेस्ट रीटेस्ट? तो ये वाला जो मेन वैसे क्वेश्चन है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, बट चलो यहाँ पूछा है तो आंसर कर देते हैं। डिग्री और लर्निंग को मेजर कैसे करना है? जो होती है किसी पर्सन में जब वो स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, अचीवमेंट टेस्ट से कर सकते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट से कर सकते हो, या नैदानिक शिक्षण से कर सकते हो, या टेस्ट से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की और उसके वजह से वो कुछ सीखा, तो उस ये क्या है उसका, इस चीज़ को मापने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया, कितना सीखा। नेक्स्ट है द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है? इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, हल, फ्राइड, मैस्लो, या नन ऑफ द अबव? हल ने की है, जो हल की हमने थ्योरी पढ़ रखी थी, जिसे आप किसका नाम दे देते हो, रीइंफोर्समेंट थ्योरी का नाम दे देते हो, उसे ही ड्राइव रिडक्शन, सॉरी रीइंफोर्समेंट लिखना था, उसे ही ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कह देते हैं। तो जिसके अलग अलग नाम हमने डिस्कस किए थे, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो सारे नाम आपने याद रख लेंगे। ठीक है, याद नहीं है तो एक बार फिर से जाके वो वीडियो लेक्चर देख लेना और उसमें से सारे याद कर लेना कि क्या क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। सडन सोल्यूशन जब किसी प्रॉब्लम का आ जाता है, पीछे हमने क्वेश्चन किया ये साइट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर चुके हैं, कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ए स्टूडेंट इज अग्रेसिव इन हिज बिहेवियर towards his peer group and does not conform to the norms of the school. The student needs help in. Read करो options और आंसर करो। बताओ, आंसर बताओ। A student is aggressive in his behavior towards his peer group. ये बच्चे होते हैं ना, अपने साथ वालों से लड़ते रहते हैं, जो भी साथ वाले स्टूडेंट्स हैं, ओके, एंड डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ स्कूल। और अब स्कूल में क्या कुछ मानदंड रखे जाते हैं ना कि लड़ना नहीं है एक दूसरे के साथ, ये चीज़ें नहीं करनी है,
तो उसके अगेंस्ट कर रहा है वो। तो बच्चे को हेल्प चाहिए किस डोमेन में, साइकोमोटर में, अफेक्टिव में, हायर ऑर्डर थिंकिंग में या कोग्निटिव। तो ये कैसा है उसका, उसकी किसी चीज़ के लिए सोच है, पर्सनल है ये चीज़। तो उसको जो अफेक्टिव डोमेन है, उसके जो भाव हैं, उस भावात्मक क्षेत्र में उसे हेल्प चाहिए। आपको बताना होगा कि ये लड़ना गलत है या सो ऑन, जैसे भी एज ए टीचर आप हैंडल करोगे। नेक्स्ट आता है वी कैन नॉट ऑब्जर्व लर्निंग, वी सी ओनली व्हाट प्रोसेस परफॉर्मेंस। इट मीन्स all living is learning, learning is adjacent, learning is result of practice, learning is not directly observable। तो क्या बात कर रहा है ये कि वी कैन नॉट ऑब्जर्व, हम सीखने का निरीक्षण नहीं कर सकते, हम केवल प्रदर्शन प्रक्रिया को देखते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस है, जिस तरह से हम परफॉर्म करते हैं उसको देखते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है the influencing factors of the process of learning between stimulus and response are desire and individuality of a person, emotion and desire of a person, emotion and ability of a person, or of the above। जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं प्रोसेस के, जो किसके बीच में होगी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में होगी। ठीक है, वो क्या होगा, किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होगा, इमोशन एंड एबिलिटी है, इमोशन एंड डिज़ायर है, या डिज़ायर एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ पर्सन है। तो ऑब्वियसली इंडिविजुअलिटी आ गया, हर एक पर्सन अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से चीज़ों को समझता है। तो डिज़ायर एंड इंडिविजुअलिटी इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है लर्निंग इज नॉट पॉसिबल, ये कर चुके हम क्वेश्चन। नेक्स्ट द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल, ये भी कर चुके हैं, सेव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर विच पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन व्यू फॉर फाइनलाइजिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। स्पेशली ब्रूनर के अकॉर्डिंग पूछा है। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, नेचर ऑफ नॉलेज, लर्नर एंड लर्निंग स्कीमा, और बैलेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो जब हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात की थी तो वहाँ ब्रूनर की बात की थी और उनकी क्लासरूम एप्लीकेशंस की भी बात की थी। तो नेचर ऑफ जो नॉलेज है, लर्नर है, लर्निंग प्रोसेस है, वो उन्होंने बोला शुड बी केप्ट इन व्यू फॉर फाइनलाइजिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब आप क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देते हो तो आपने सिंपली मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है आपको। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी किस पे जोर देती है, डोमिनेंट रोल ऑफ टीचर पे, या फिर जो लर्नर है कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू of the world, या emphasize on memorizing teaching material, या focus on role of imitation। तो imitation तो होगा नहीं। ठीक है, memorization वर्ड है, ये भी नहीं होगा। टीचर डोमिनेंट रोल में होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही बच गया जहाँ पे बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है वो नॉलेज को। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, इट वाज स्टेटेड बाय। अब जो हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उसमें से क्वेश्चन है और स्टेटमेंट, ये जो डेफिनेशन है वो करवाई भी थी लर्निंग की फर्स्ट ही पार्ट 1 जो लेक्चर था उसमें। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू किसके है, अकॉर्डिंग टू गेट्स। ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमने अब डिफरेंट जो क्वेश्चंस है वो कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन था ऐसे ही, मतलब या तो सेम ऐसा या सेम मिलते जुलते इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाए हो तो जितने भी लर्निंग के और क्वेश्चन बनते हैं ऑटोमेटिकली आप उनको सॉल्व करने के कैपेबल हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया, अगला जो सीरीज़ है उसका नया टॉपिक हम कुछ करेंगे जिसमें पहले वही कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So that's all for today. Thank you for watching.